सामईन हम आपको एक बार फिर प्रोग्राम कश्मीरी मंजरनामा में खुश आमदीद कहते हैं और आपको बताएं कि इस वक्त स्टूडियोज में हमें प्रोफेसर डॉक्टर मुनव्वर हुसैन ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन कायद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और साथ ही साथ एरिया स्टडी सेंटर के सरबराह भी हैं, आदमी उमूर के माहिर हैं। और उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुजाहिद गिलानी, हुर्रियत रहनुमा हैं और सदर हैं कश्मीर यूथ अलायंस के। दोनों मेहमानों को हम खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी मदद करने का। और डॉक्टर मुजाहिद गुलानी, सामीन कराम आप सुन चुके हैं, ब्रेक से पहले हमें ज्वाइन कर चुके थे। और सामीन कराम, हम सबसे पहले बढ़ेंगे डॉक्टर मुनव्वर हुसैन की जानिब। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो मकबूल है जम्मू कश्मीर की सूरत हाल है, और हम ब्रेक से पहले भी G20 इजलास जो श्रीनगर में मुनक्किद करने का भारत ने इंदिया दिया है, ऐलान कर रखा है, तो एक तरफ मकबूल है जम्मू कश्मीर में हालात नॉर्मलाइजेशन की जानिब नहीं बढ़ रहे। 5 अगस्त 2019 के बाद से वैसी ही सूरत हाल है, क्रैकडाउन हैं, मावराए अदालत कत्ल किए जा रहे हैं, नौजवानों को टारगेट किया जा रहा है। और इस वक्त G20 इजलास की कितनी सिग्निफिकेंस है भारत के लिए और क्या साबित करना चाह रहा है भारत? बुनियादी तौर पे तो पूरी दुनिया के अंदर एक हम तब्दीली महसूस कर रहे हैं, यानी यूनिपोलर वर्ल्ड से मल्टीपोलर या कॉम्प्लेक्स मल्टीपोलैरिटी या ऑक्टेगोनल मल्टीपोलर वर्ल्ड आप कह लीजिए, उसकी तरफ जा रहे हैं। उसके अंदर सिर्फ रियासतें अपना किरदार अदा नहीं कर रही, यानी सेंटर्स ऑफ पावर सिर्फ एमर्ज नहीं कर रहे, लेकिन डिफरेंट मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस भी एमर्ज कर रही हैं। लिहाजा उस ज़मन में अगर आप देखें तो G7 है, G20 है, शंघाई है, उसके अलावा ब्रिक्स है, और यहाँ तक मैं कहूँगा कि OIC भी अपना किरदार अदा कर सकती है। ये OIC के लिए बेहतरीन टाइम है, चूँकि स्पेस क्रिएट हो चुका है। अब ये जो G20 है, ये दुनिया की उभरती हुई 20 बड़ी इकोनॉमीज आप कह लीजिए, एमर्जिंग इकोनॉमीज, उनका फोरम है। अच्छा, इस फोरम में चूंकि मुसलमान ममालिक भी शामिल है, उसके अंदर टर्की भी है, उसके अंदर सऊदी अरब भी है, उसके अंदर इंडोनेशिया भी है। इंडोनेशिया इस वक्त मुस्लिम ममालिक में इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन सबसे बड़ा मुल्क है। इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी अगर आप देखें तो टर्की जो है वो भी राइजिंग पावर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। तो सऊदी अरब की एक अपनी अहमियत है, क्योंकि बहुत बड़ा एक एनर्जी प्रोड्यूसर कंट्री है जी। उसके अलावा पाकिस्तान का एक बड़ा देरीना दोस्त चाइना, वो भी इसका हिस्सा है। तो 4 ऐसे ममालिक हैं जिनकी पाकिस्तान के साथ अच्छी दोस्ती है और पाकिस्तान उनको यूटिलाइज भी कर सकता है। तो लिहाजा खुद भारत के अंदर इन G20 की जो समिट होना है, जो कि मेरे ख्याल में होगी नवंबर के करीब वहाँ पे भारत के अंदर, लेकिन ये जो इस वक्त श्रीनगर के अंदर अपना टूरिज्म रिलेटेड जो मीटिंग है 2 दिन की, वो होनी है मेरा ख्याल है 22 से 24 मई के दरमियान जी। अब इसके अंदर ये खुल्लम खुल्ला खराब वर्जी है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत को नैरेटिव भी यही लेना होगा। खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी किस चीज़ की है? पहली बात तो ये कि ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज डिस्प्यूटेड एरिया है, उसमें UN सिक्योरिटी काउंसिल्स की रेजोल्यूशन है। लिहाजा ये जो वायोलेशन है, जिसके लिए मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जो वायोलेटर है इंटरनेशनल लॉ का, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, वो असल में वही रोग स्टेट है। ये रोग स्टेट हम दूसरों को कहते थे, अलबत्ता वो रोग स्टेट खुद भारत है, पहली बात। दूसरी बात, भारत ने जो सिमला एग्रीमेंट किया हुआ है पाकिस्तान के साथ, जिसमें बायलैटरलिज्म की अप्रोच अडॉप्ट की हुई है, जिसमें भारत का मौक़िफ़ ये था कि हम थर्ड पार्टी मीडिएशन को कबूल नहीं करेंगे और ये मसला आपस में बैठ के हम हल करेंगे, तो उससे भी ये रूगर्दानी है, उसकी भी क्लियर कट वायलेशन है। ये जो यूनिलैटरल एक्शन पहले लिया 2019 अगस्त 5 को, जिसमें 35A और 370 की एब्रोगेशन था, और उसके बाद खुद अब श्रीनगर के अंदर जो है इस तरह की मीटिंग करना, ये वायलेशन है उस मुआहदे की भी। तीसरी बात, चाइना जब अरुणाचल प्रदेश के अंदर उसको डिस्प्यूटेड एरिया करार देकर वहाँ पे मीटिंग के अंदर अपना नुमाइंदा नहीं भेजता और बाइकआउट करता है, तो हमें भी ये लाजिम है कि हम भी अपने मुस्लिम ममालिक दोस्तों से कहें। चाइना ने इस पर प्रोटेस्ट किया है, अब प्रोटेस्ट नहीं किया, सऊदी अरब ने नहीं किया, टर्की ने नहीं किया, उसके अलावा इंडोनेशिया ने नहीं किया। अब मैं आपको थोड़ा सा मुख्तसरन हिस्ट्री भी बता दूं, थोड़ा सा जवाब लंबा हो रहा है लेकिन नाजरीन के लिए बहुत जरूरी है। जी, ये अहम है जी। अब सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुक 1956 से हैं, और पाकिस्तान वाहिद मुल्क है सऊदी अरब के साथ जिसके ताल्लुकात में ऊंच नीच आपको नजर नहीं आएगी। उनके ताल्लुकात टर्की के साथ हों, ईरान के साथ हों, इजिप्ट के साथ हों, सीरिया के साथ हों, उसमें लिबिया के साथ हों, ऊंच नीच नजर आती। हमने हमेशा डिफेंस के अंदर, सिक्योरिटी के अंदर सऊदी अरब के साथ खड़े हुए, इकोनॉमिक कोऑपरेशन में वो हमारे साथ खड़े हुए हैं, और यहाँ तक कि भारत के साथ जो टेंशन आती रही है उसमें सऊदी अरब ने हमेशा अहम किरदार अदा किया है। इवन ये जो अभिनंदन का केस है, इसमें सऊदी अरब का बड़ा अहम किरदार है। अच्छा, तो लिहाजा सऊदी अरब वो मुल्क है, और अच्छा OIC का हेडक्वार्टर भी सऊदी अरब के अंदर है, और सऊदी अरब मुस्लिम उम्मा का एक इंपॉर्टेंट नेशन भी है। तो OIC की जो राब्ता कमेटी है,
उस राब्ता कमेटी की बड़ी सख्त रेजोल्यूशन है कश्मीर के ऊपर, और सऊदी अरब उसका हिस्सा रहा है, टर्की भी उसका हिस्सा रहा है, इंडोनेशिया भी उसका हिस्सा रहा है। तो इसमें पाकिस्तान को अब क्या करना होगा, क्योंकि अगर चाइना की वो रेजोल्यूशन पे या चाइना एहतजाज कर सकता है, एब्सटेन कर सकता है इजलास में शिरकत से, तो ये इस्लामी ममालिक जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि सऊदी अरब के साथ थ्रू आउट हमारे ताल्लुकात बड़े स्ट्रांग रहे हैं, तो क्या किया जा सकता है इस बात में? मैं आता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया, लेकिन थोड़ा सा मैं अपने पिछले जवाब को थोड़ा कंटिन्यू करूँ। टर्की के साथ हमारे ताल्लुकात में जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने कहा था देयर इज नो इफ्स एंड बट्स। साइप्रस में हमने सपोर्ट उनको की और उन्होंने हमें हमेशा कश्मीर पे की, लिहाजा टर्की बड़ा सेंसिटिव है साइप्रस के इशू के ऊपर, तो हमारे लिए ये आसानी है कि टर्की को हम कायल कर सकें। इंडोनेशिया प्री पार्टीशन अगर पीरियड से पहले आप देखें तो उसमें जिन्ना साहब ने लोगों को भेजा था इंडोनेशिया की आज़ादी की जो तहरीक चल रही थी उसकी सपोर्ट के लिए। इंडोनेशिया के साथ हमारे ताल्लुकात पुराने, हम उसको उस तरह से मेंटेन नहीं कर पाए। तो हमारे तीनों ममालिक, चाइना के साथ तो बड़ा क्लियर है, जो सीपैक और जो हमारी उसके साथ दोस्ती है और जो जिसके जो कंसिस्टेंसी है। अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को सबसे पहले जनाब नैरेटिव मेकिंग करनी चाहिए। ये दुनिया नैरेटिव्स की है, ठीक है, और नैरेटिव मेकिंग इफेक्टिव नैरेटिव मेकिंग होनी चाहिए। उसमें कोऑर्डिनेशन के बगैर इफेक्टिव नैरेटिव मेकिंग नहीं होगी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आपके थिंक टैंक्स हैं, आपके मीडिया के लोग हैं, ये फॉरेन ऑफिस है, ये बैठकर सर जोड़कर एक बयानिया तश्कील ने, इफेक्टिव बयानिया। देखें जी, प्रीम्प्टिव स्ट्राइक लिया था अमेरिका ने, कंडोलीजा राइस थी जिसने उसको जस्टिफाई किया था बयानिए के जरिए से। आपके पास इस वक्त बयानिए की कमी है, पहली बात। दूसरी बात, बयानिया बन जाए, उसकी डिसिमिनेशन, सेंटर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए। आपको कतर में आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए, न्यूयॉर्क में होनी चाहिए, वॉशिंगटन में आपकी होनी चाहिए, पेरिस में होनी चाहिए, फ्रैंकफर्ट में आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए। आपका मीडिया की रीच इंटरनेशनल नहीं है, इनको एक्टिवेट करने की भी जरूरत है, तो वो होनी चाहिए। तीसरी बात, हमें इन ममालिक में जाकर इनको कन्विंस करना चाहिए, क्योंकि हमारे इनके साथ पुराने ताल्लुकात हैं। और सिर्फ कन्विंस इस तरह से नहीं होंगे, ये जो हम कहते हैं ना कि जी गिव एंड टेक के ऊपर होता है, नेशनल इंटरेस्ट हमेशा इंटरेस्ट बेस्ड होते हैं जो ममालिक के दरमियान में ताल्लुकात होते हैं, ठीक है, लेकिन मोरालिटी भी तो कोई चीज़ है ना। इंटरनेशनल मोरालिटी नहीं होती तो इसराइल को बैक ऑफ करना पड़ता 2 साल पहले जो उन्होंने फलस्तीन के ऊपर अटैक किया था। इंटरनेशनल मोरालिटी नहीं होती तो ह्यूमन राइट्स की हम बात क्यों करते हैं, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की क्यों बात करते हैं? विल्सन ने बात की है, जैक्सन ने बात की है, फाउंडिंग फादर्स अमेरिकन ने बात की है। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन 15 आर्टिकल है जिसमें लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन की बात हो रही है। तो वो अगर खुद फाउंडिंग फादर्स के जो दिए हुए जो नजरिया है उससे रूगर्दानी जो कर रहे हैं, हमें उन्हें याद दिलाने की जरूरत है। और मुस्लिम ममालिक के लिए तो हम ये कहेंगे कि ये दिस इज द टाइम फॉर द OIC, अगर उसने अपने इन्फ्लुएंस को एक्सर्ट करना है। और इन ममालिक में जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, वो उन्होंने एक्सर्ट किया हुआ इन्फ्लुएंस अपने अपने इलाके के अंदर। तो आखिरी बात सिर्फ मैं ये कहूंगा कि इन ममालिक को हमें एक प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी की जरूरत है, जिसे मैं कहता हूं फ्रंट फुट से खेलें क्रिकेट की जबान में। या जनरल रोमेल जो बहुत मशहूर आर्मी जनरल थे जर्मनी के, वो कहते थे कि हमेशा ऑफेंसिव अटैक, ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो ऑफेंसिव डिप्लोमेसी की जरूरत है, फ्रंट फुट से खेलने की जरूरत है, इनको कन्विंस करने की जरूरत है, इनको इकोनॉमिक पैकेज देने की जरूरत है। उसका जिक्र मैं बाद में करूंगा। डॉक्टर मुजाहिद गिलानी, मैं चाहूंगा कि आप डॉक्टर मुनव्वर हुसैन की बात को कंटिन्यू करें। किस तरीके से आगे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी फ्रंट फुट पर आकर भारत पर दबाव बढ़ा सकती है और अपने जो एलाइज हैं जिनका जिक्र डॉक्टर मुनव्वर भी कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया, टर्की, इंडोनेशिया और दीगर ममालिक, तो उस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज कैसे किया जा सकता है? बिल्कुल, जिस तरह डॉक्टर मुनव्वर ने अभी ये बात जिक्र की और ये भी कहा कि हम अक्सर व बेशतर जो है वो मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं OIC को, लेकिन इस वक्त जो है OIC के पास एक बहुत बेहतरीन मौका है। OIC एक ऐसा फोरम है जिस पर तमाम इस्लामी ममालिक इकट्ठे होकर कई दफ़ा जब भी इसके हवाले से बात होती है तो मकबूजा जम्मू और कश्मीर और फ़लस्तीन के हवाले से करारदादें वो ज़रूर पास करते हैं। लेकिन अब मैं समझता हूँ सिर्फ करारदादों का वक्त नहीं रहा, बल्कि इससे पहले मलेशिया ने अगस्त 2019 का जो एक यूनिलैटरल स्टेप लिया था इंडिया ने, उसके बाद से मलेशिया ने कुछ अपने जो ट्रेड एलिमेंट्स थे इंडिया के साथ, उसमें कुछ कमी लाई थी। यही हमें अब इस वक्त नज़र आना चाहिए, जहां हम इस वक्त इंडोनेशिया की बात करते हैं, तुर्की की बात करते हैं या सऊदी अरब की बात करते हैं, तो फिर ये वो तमाम ममालिक हैं जो कि इस वक्त किसी न किसी सूरत में BDS यानी बाइकॉट डाइवर्समेंट सैंक्शन या फिर इंडिया के साथ जो ट्रेड टाइज हैं उनको कम करने में पाकिस्तान के साथ सपोर्टिव हो सकते हैं। ये बात बहुत ज़रूरी है समझना कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर फ़कत पाकिस्तान का मसला नहीं है। पाकिस्तान इसमें फ़रीक ज़रूर है, इसमें कश्मीरी ज़रूर फ़रीक हैं, हिंदुस्तान भी एक फ़रीक है,
लेकिन मकबूजा जम्मू और कश्मीर बिलअमूम पूरी दुनिया का मसला है, क्योंकि हम यही बात अभी जिस तरह से प्रोफेसर साहब ने भी जिक्र किया, अभिनंदन की बात की, तो वो टाइम तो एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट था, और न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट के हवाले से अगर हम इस एरिया को देखते हैं तो फिर यहाँ पे अगर खुदा ना खास्ता कोई न्यूक्लियर स्टंट होता है तो वो न्यूक्लियर स्टंट सिर्फ साउथ एशिया साउथ ईस्ट एशिया को इफेक्ट नहीं करेगा, बल्कि पूरी दुनिया उससे इफेक्ट होती है। एंड लास्टली एक एलिमेंट जो बहुत ज़रूरी है समझना, वो इकनॉमिक अफेयर्स का मामला है, जहाँ पाकिस्तान और इंडिया का एक बहुत बड़ा चंक उनके बजट्स का कश्मीर के हवाले से जाता है, डिफेंस के हवाले से जाता है। वहीं हम ये भी जानते हैं कि एक ओवरऑल जो एक आस्पेक्ट है साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया का, उसमें मकबूजा जम्मू और कश्मीर एक सुलगता सवाल रह जाता है, और सुलगते सवाल जो हैं वो हमेशा आपकी इकॉनमी को ड्रेन करना शुरू हो जाते हैं। तो वंस अगेन यहाँ की लोकल पॉपुलेशन के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये रिजॉल्व हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट तरीन इसके अंदर जो रेजोल्यूशन का फैक्टर है वो जिस तरह से अभी प्रोफेसर साहब ने भी कहा कि आपका नैरेटिव कश्मीरियों के थ्रू बनेगा। अगर वो इस वक्त मॉल ऑफ श्रीनगर बना रहे हैं वहाँ पर, तो उस मॉल ऑफ श्रीनगर को डिनाई करने के लिए कश्मीरी ही जब बोलेगा कि हमें मॉल ऑफ श्रीनगर की ज़रूरत नहीं, हमें तो आज़ादी चाहिए, हमें इस वक्त वहाँ पे स्काई ग्रुप या बाकी और ग्रुप्स जो हैं वो मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट्स करने की कोशिश कर रहे हैं, बाल कृष्ण वहाँ पे मज़ीद इन्वेस्टमेंट्स ला रहा है, तो ये तमाम के तमाम डिनाई करने का वाहिद आपके पास ज़रिया एक कश्मीरी ही की ज़ुबान है।